बैक टू एजुकेशन विद ही। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम करने वाले हैं आपका ये बीएड सेकेंड ईयर का हम कर रहे थे क्लास आपकी, इसमें डेली चल रही है आपके असेसमेंट फॉर लर्निंग की दोपहर 12 बजे। तो आज हम करने वाले हैं आपका आकलन का अर्थ, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में ये आपका आया है। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। जिन्होंने अब तक पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं या आपकी यूनिट वाइज में क्लासेस करा रही हूँ तो आप देख सकते हैं। जिन्होंने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी वो जाकर देखें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स यहाँ पर मिलेंगी आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से सुनिएगा। आकलन और अधिगम से आप क्या तात्पर्य है। अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन के बीच अंतर करें। तो देखिए आपका व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट एंड लर्निंग, मेक डिफरेंशिएशंस बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो देखिए आकलन का अर्थ, आकलन है क्या आखिर ये? किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की विशेषताओं का मापन दो प्रकार का होता है। पहला आपका गुणात्मक मापन और आपका दूसरा मात्रात्मक मापन। मैं आपको ये दोनों ही टॉपिक पहले क्लासेस में करा चुकी हूँ, आज फिर समझ लेते हैं आपका क्या होता है। क्वालिटिव में आप मनुष्य की वस्तुओं के गुणों को या मनुष्य के गुणों को आप क्वालिटिव के अंदर लाते हो, और क्वांटिटिव में आप किसी भी चीज़ की मात्रा को मापते हो। तो ये आपका इस तरीके का मापन होता है। किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की विशेषताओं को गुणा के रूप में देखने, समझने और मापने के को गुणात्मक मापन कहते हैं, और किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की विशेषताओं की मात्रा इकाई के रूप में मापने को मात्रात्मक मापन कहते हैं। गुणात्मक मापन और मात्रात्मक मापन में मूल अंतर यह होता है कि गुणात्मक मापन का आधार मानदंड नॉर्मल्स होते हैं जो सर्वमान्य नहीं होते, और मात्रात्मक मापन का आधार इकाइयाँ यूनिट्स होती हैं जो निश्चित एवं सर्वमान्य होती हैं। इनमें दूसरा बड़ा अंतर यह होता है कि गुणात्मक मापन अपने पूर्ण रूप में नहीं किया जा सकता, जबकि मात्रात्मक मापन पूर्ण इकाई के रूप में किया जा सकता है। चूँकि गुणात्मक मापन अपने पूर्ण रूप में नहीं किया जा सकता, उसका कुछ मानदंडों के आधार पर अनुमान ही लगाया जा सकता है, इसलिए कुछ विद्वान इस गुणात्मक मापन को आकलन, असेसमेंट कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य रूप से दो प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। एक उपलब्धि परीक्षण, यानी कि आपका अचीवमेंट टेस्ट, ये भी मैं आपको पहले क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ, आप लोगों ने नहीं देखे तो जाकर देखें ज़रूर। और दूसरे मनोवैज्ञानिक परीक्षणों, साइकोलॉजी टेस्ट का। और चूंकि इन दोनों प्रकार के परीक्षणों से गुणात्मक मापन होता है, इसलिए इन्हें आकलन कहा जाता है। हम यहाँ इन दोनों प्रकार के परीक्षणों के संपादन और आकलन के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए अधिगम सीखने का अर्थ है। अब हम जानेंगे मीनिंग ऑफ लर्निंग क्या है आपका। ये अधिगम अथवा सीखने की प्रक्रिया को निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। एक छोटी लड़की, नाम निहारिका, नर्सरी की छात्रा, उसके पिता कमरे में बैठे सेव कर रहे हैं। रेजर जमीन पर खड़ा रखा है। अचानक क्या होता है, उस लड़की का पैर रेजर पर पड़ जाता है। अचानक से खून का फुहारा छूटने लगता है। यानी कि जब आप देखते हो, हम बचपन में छोटे होते तो अक्सर इतनी सी ब्लेड भी लग जाती थी, बहुत खून निकलता और वो रुकता नहीं था। घबराहट होती है, घाव को साफ करके पट्टी बांध देता है, वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर उसकी ड्रेसिंग करता है और उसको एक इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन की सुई से उत्पन्न पीड़ा को वह सहन नहीं कर पाती। अगले दिन फिर उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। यदि भी डॉक्टर को उसको इंजेक्शन नहीं लगाना है, केवल ड्रेसिंग ही करनी है, फिर भी निहारिका डॉक्टर की शक्ल को देखकर रो पड़ती है और उससे बचने का प्रयास करती है। ऐसा मैं भी करती थी बचपन में। अब तक भी, मतलब अगर पापा जी साथ हैं तो मैं इजीली लगवा लेती थी इंजेक्शन, कोई डर नहीं होता था। लेकिन इंजेक्शन की सुई को देखते मेरे को इतना डर लगता था, मैं ये बोलती थी मैं दवाइयाँ खा लूँगी बट इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी, क्योंकि वो इंजेक्शन का डर, जब वो सुई चुभती है ना, बहुत दर्द होता है मुझे, मतलब उस सुई को देख के डर लगता है। आगे देखते हैं। यह एक घटना है और इस प्रकार की घटनाएं माता पिता तथा अध्यापकों के अनुभव में आती हैं। किसी व्यवहार में अन्य व्यवहार की उत्पत्ति होती है। आपका किसी बिहेवियर में किसी और बिहेवियर की उत्पत्ति होगी यहाँ पे। मतलब जैसे कि आपको पता चल गया, आप घर में होते हैं, अक्सर बच्चे छोटे होते हैं, अगर उनका हाथ बाई चांस से तो होता है, चाय गर्म है, बच्चे अक्सर करते हैं, हाथ चला लेते हैं, चाय को उन्होंने एकदम छू लिया और बड़ों का ध्यान नहीं गया, तो क्या होगा, अगली बार से वो ऐसी सामान को, चीज़ों को कुछ रखा हुआ होगा ना, तो उसको जल्दी से नहीं छुएंगे, क्योंकि उनके मन में वो एक डर बैठ चुका होता है। इस घटना से एक बात स्पष्ट हो गई कि व्यवहार का आधार उद्दीपन यानी स्टिमुलस है तथा अनुक्रिया रिस्पॉन्स है। इस क्रिया प्रतिक्रिया को हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं
कि एक छोटा बालक जलते हुए दीपक को देखकर उसका मतलब कि उसकी ओर बढ़ता है। वह दीपक की लौ पकड़ने का प्रयास करता है। इस प्रयास में उसका हाथ जलने लगता है। परिणाम यह होता है कि वह अपना हाथ लौ से तुरंत हटाता है और भविष्य में जलती हुई वस्तु पर हाथ नहीं डालता। आपने अक्सर देखा होगा ऐसी चीजें होती हैं। इस घटना में कुछ क्रियाएं संपन्न हुई है जो निम्न प्रकार है। जलते दीपक को देखकर उत्सुकता तथा जिज्ञासा उत्पन्न होना। उन्हें मन होता है कि हम इस चीज को करें। उसे आपको ऐसे पकड़ने की कोशिश करता है। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, मेरा ही भतीजा था, ऐसे छोटा था। उसने क्या करा, भैया भाभी ने इसे चाय टेबल पे रख दी और उन्होंने उसका ध्यान नहीं किया। अक्सर वो उसको दूर कर देता है, नहीं वो ऐसे करता है। पूजा घर में भी जाके ना दीपक जल रहा होता है तो उसको पकड़ता है, ऐसे पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन उसने उस दिन क्या करा, चाय में पता नहीं ध्यान उसका वहां से सबका कैसे हटा, उसने जाके 3 उंगलियां उसके अंदर डुबो दी थी और मतलब तीनों उसकी उंगलियां जल गई। पूरे हाथ पे उसको पट्टी बांधनी पड़ी। जब से वो अब गर्म चीजों को ऐसे छूता है, मतलब बहुत ज्यादा डर डर के छूता है। तो इस तरीके से एक आपके अंदर बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। ये एक एग्जाम्पल था। देखिए, सेकंड है आपका दीपक की लो को पकड़ना। थर्ड आपका हुआ दीपक की लो से हाथ जलने का अनुभव होते ही हाथ हटाना। फोर्थ, भविष्य में जलती हुई वस्तु से स्वयं को बचाना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। इन चारों क्रियाओं के बाद यदि हम एक ही स्वर में कहें तो यह कहेंगे कि बालक ने यह सीख लिया कि जलती हुई वस्तु को हाथ लगाने से हाथ जल जाता है, अतः वह कभी भी जलती हुई वस्तु को नहीं पकड़ेगा। अधिगम का अर्थ है सीखना अथवा व्यवहार परिवर्तन। मैंने क्या बताया, आप लर्निंग करेंगे, लर्निंग आपका सीखना हो गया, और बिहेवियर चेंज आपका व्यवहार परिवर्तन हो गया। बालक व्यवहार तो पहले भी करता था, परंतु अब उसके व्यवहार में परिवर्तन यह हो गया कि उसे इस कार्य को करना है, कब और क्यों करना है, यह सारा अनुभव उसे ने घटनाओं एवं अनुभवों द्वारा प्राप्त किया है। डेफिनेशंस देखिए यहाँ पे। जेपी गिलफोर्ड कहते हैं, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है आपका। व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन आया अधिगम है। वो क्या कहते हैं, अधिगम हो रहा है मतलब कि लर्निंग हो रही है, लर्निंग से तो सीखा उसने। सेकंड देखिए, उदयपारी। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी किसी परिस्थिति में प्रतिक्रिया के कारण नए प्रकार के व्यवहार को ग्रहण करता है, जो किसी सीमा तक प्राणी के सामान्य व्यवहार को बाध्य एवं प्रभावित करता है। थर्ड डेफिनेशन दी आपकी चार्ल्स ई स्किनर ने, व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। फोर्थ है मैकगुएक, अधिगम व्यवहार में सापेक्षिक स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास के परिणाम स्वरूप होता है। यह परिवर्तन दिशा में विशेष में होता है जिससे व्यक्ति की विद्यमान प्रेरक अवस्थाओं की संतुष्टि होती है। और डेफिनेशंस आप लोग देख लीजिएगा, इतनी बहुत है मेरी तरफ से, तो आप लोग देख लीजिएगा, आपको और ज्यादा लिख के आनी है तो देखिए, अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन में अंतर स्पष्ट करने के लिए नीचे दोनों का स्पष्टीकरण दिया गया है, जिससे दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। अधिगम के लिए आकलन प्रत्येक विद्यार्थी के लिए उनकी शक्ति तथा आवश्यकता की पहचान करके प्रतिसंवेदी है। यह प्रकृति में व्यक्तिनिष्ठ है तथा निर्णयशील नहीं है, इसलिए मूल्यांकन नहीं करता। उच्च गुणवत्ता वाले पुनर्विवेचन द्वारा यह विद्यार्थियों की इस बात को सूचना प्रदान करता है कि उन्होंने क्या बहुत अच्छा किया, उन्होंने कहाँ कठिनाई का सामना करना पड़ा, उन्हें क्या कार्य और बेहतर करने के लिए कुछ अलग क्या करना होगा। क्योंकि निरंतर चलते रहने वाले अधिगम की प्रक्रिया के सुधार हेतु विद्यार्थियों को पुनर्निर्वेचन प्रदान करना है। निर्धारण बार बार तथा लगातार अधिगम की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। यह विद्यार्थियों को अपने कार्य एवं अधिगम पर पुनः विचार करने तथा सुधार हेतु विशिष्ट क्रियाएं करने के लिए के एक कारण बनता है। यह विद्यार्थियों से गलतियों की संभावना रखता है तथा उन्हें गलतियों की जांच कर अपने अधिगम को सुधारने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। आपकी ये क्लास आज यहीं समाप्त होती है। कल हम न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कर लीजिएगा और क्लास को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।